Hello everyone, welcome to NTA JEE Main Test 75. I'm Shashi Shekhar. We are going to do the chemistry discussion. तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं. द क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स, हमें क्रिटिकल कॉन्स्टेंट, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर गिवन है और हमें इनमें से कोई करेक्ट स्टेटमेंट बताना है VC या फिर B में से. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर के इक्वेशंस फार्मूले क्या होते हैं. तो जो क्रिटिकल प्रेशर है दिस इज़ A/27B². ए और बी क्या है, और ए और बी वैन डर वाल्स कांस्टेंट है. जनरली क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर के क्वेश्चंस कम आते हैं, बट अगर आप डेराइव करना चाहो तो dP/dV = 0 और d2P/dV² को 0 करके इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हो. क्योंकि जब क्रिटिकल टेम्परेचर आ रहा होगा तब आइडियल गैस बिहेवियर को डेविएट करके और ये लिक्विड में कन्वर्जन होना शुरू हो जाएगा. तो इस टेम्परेचर पे dP/dV 0 हो जाएगा. तो यहाँ से कैलकुलेशन हो जाएगा. तो PC आ जाएगा A/27B² और TC जो क्रिटिकल टेम्परेचर है दिस इज़ 8A/27RB. R गैस कांस्टेंट है. तो अब इन दोनों को यूज़ करते हुए ऑल्सो जो VC है, VC होता है 3B. तो हम फाइंड कर लेते हैं, पहले B की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से PC और TC से. तो अगर हम TC/PC कैलकुलेट करते हैं तो TC है 8A/27RB और PC है A/27B². तो यहाँ से A और A कैंसिल हो रहा है, 27 भी कैंसिल हो रहा है और B और B² में एक B कैंसिल हो जाएगा. तो ये आ जाएगा अपने पास 8B/R. तो यहाँ से B आ जाएगा, B = R/8 TC/PC. क्रिटिकल टेम्परेचर R हमें पता है, R को अभी हम 1/12 ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली इंटू 8 और इंटू TC हमें गिवन है 180 केल्विन और क्रिटिकल प्रेशर है 45 तो इसको सॉल्व करते हैं. तो ये 6 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, 6 2 12 और 6 3 18 0, 15 2 30, 15 3 45, 2 कैंसिल हो गया. दिस इज इक्वल टू 1/24. दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.04. तो B की जो वैल्यू है वो 0.04 आ रही है. तो B करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना. इफ़ द डाइपोल मोमेंट ऑफ टोल्यूइन एंड नाइट्रोबेंजीन आर 0.43D एंड 3.93D, हमें एक्सपेक्टेड डाइपोल मोमेंट ऑफ पैरा नाइट्रोटोल्यूइन बताना है. तो अगर हम देखें तो हमें ये दिया हुआ है कि ये जब टोल्यूइन है, मतलब जब CH3 ग्रुप है, तब इसकी डाइपोल मोमेंट आती है 0.43D. अभी हम अगर चार्ज का सेंटर देखें तो CH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. तो बेंजीन पे डेल्टा नेगेटिव होगा और कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव है. तो ओवरऑल एक डाइपोल मोमेंट हम अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव ड्रॉ करें तो ऐसा आ जाएगा. इधर एरो है. वही अगर हम NO2 के लिए देखते हैं, नाइट्रोबेंजीन के लिए, तो NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. इस पर डेल्टा पॉजिटिव और बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है. तो बेंजीन पे डेल्टा पॉजिटिव और नाइट्रोजन पे डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा. तो अब नाइट्रोजन पे डेल्टा नेगेटिव आ रहा है, तो इसमें अगर हम फिर से डाइपोल का साइन देखें तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ले रहे हैं, तो इधर आ जाएगा. अब हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है पैरा नाइट्रोटोल्यूइन. तो NO2 ग्रुप भी प्रेजेंट है और CH3 ग्रुप भी प्रेजेंट है. तो NO2 और CH3 अगर दोनों प्रेजेंट है तो CH3 का डायरेक्शन टुवर्ड्स बेंजीन है और NO2 का डायरेक्शन टुवर्ड्स NO2 है. तो ये दोनों ग्रुप क्या हो जाएंगे, μ1 अगर हम इसको लिखते हैं, ये μ2 लिखते हैं, तो जो μ नेट होगा दिस विल बी इक्वल टू μ1 प्लस μ2. तो यहाँ से हम दोनों को ऐड कर सकते हैं. 0.43 प्लस 3.93, ये वैल्यू 4.36 आ जाएगी. तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा. बेंजोइल क्लोराइड इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजोइक एसिड. तो बेंजोइक एसिड से हमें COOH है और हमें COCl बनाना है. तो ये रिएक्शन काफ़ी फेमस है. हम SOCl2 और pyridine को यूज़ करते हैं. जैसा सबसे पहले अगर हम मैकेनिज़्म के कुछ स्टेप्स देखें तो C+O OH है, SOCl2 है. तो ये ऑक्सीजन इधर पुश कर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, ये ऑक्सीजन सल्फ़र पे अटैक कर रहा है और ये ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर जा रहा है. तो इससे बन रहा है अपने पास OH प्लस OSO माइनस Cl और Cl.
फिर एक Cl माइनस जो है वो एक हाइड्रोजन को लेकर जाएगा, एक Cl माइनस को हम पहले डिपार्ट करा देते हैं, कुछ भी इसमें हम कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। जो भी है आपको पता रहना चाहिए कि एसओ जैसे Cl2H है तो ये तो एल्केन के रिएक्शंस में यूज़ करता है। SO2Cl2 हम जनरली अल्कोहल को Cl में कन्वर्ट करने के लिए, और Cl2H2O तो Cl और OH अटैच हो जाएगा, एल्कीन वगैरह पे हम यूज़ करते हैं। तो इस रिएक्शन से फिर हम फर्दर इधर अगर मूव करें तो डबल बॉन्ड OH प्लस और ऑक्सीजन सल्फ़र है, डबल बॉन्ड O है, Cl है और एक Cl माइनस डिपार्ट कर गया। फिर Cl माइनस इस पर अटैक करेगा तो ये ग्रुप OH आ जाएगा ऐसा, और ये बन रहा है अपने पास। मैकेनिज़्म के कुछ स्टेप्स कई अलग अलग जगह पे थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, मतलब बट ओवरऑल वो एक ही तरह से एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। S डबल बॉन्ड O Cl है, और फाइनली ऑक्सीजन जब पुश करेगा तो ये Cl निकलेगा, तो इक्विलिब्रियम के जैसा स्टेप है। तो ये फाइनली डिपार्ट कर जाता है, और एक हाइड्रोजन भी हम इस हाइड्रोजन को भी डिपार्ट कर देते हैं। तो ये फाइनली अपने पास बन जाएगा SO कार्बन डबल बॉन्ड O और COCl अटैच हो जाएगा। ठीक है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A ऑन हाइड्रोजनेशन गिव कंपाउंड B C5H12। C5H8 है तो C5H8 में Db कितनी आ जाएगी, इसको हम कंपेयर करेंगे C5H12 से जो कि सैचुरेटेड है। तो 12 माइनस 8/2 दिस इज इक्वल टू 4/2 दिस इज इक्वल टू 2। तो Db आ गई अपने पास, जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस आ रहा है 2, मतलब 2 डबल बॉन्ड तो होने चाहिए। अब दो पाई बॉन्ड होंगे या फिर एक पाई प्लस 1 रिंग होगा। तो अब हम यहाँ पे देखें तो गिवन ऑप्शन में ये तो करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर 3 पाई बॉन्ड्स हैं, इसमें एक ही पाई बॉन्ड है तो ये भी नहीं होगा, इसमें एक भी नहीं है। तो कंपाउंड A जो है वो तो केवल एक ही क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है। तो इतने से गिवन इन्फॉर्मेशन से ही अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, आगे तो हमें देखने की भी ज़रूरत नहीं है। कंपाउंड A ऑन ओजोनोलिसिस गिव मिथेनॉल। तो मिथेनॉल यहाँ से टूटेगा तो मिथेनॉल मिलेगा, यहाँ से टूटेगा तो मिथेनॉल मिलेगा, और साथ ही यहाँ पे दूसरा कंपाउंड क्या मिलेगा, 2 मिथेनॉल मिल गए, और CH3 तो है ही, CH3 के साथ इधर डबल बॉन्ड O मिल रहा है हमें, और इधर भी डबल बॉन्ड O और H मिल रहा है। तो ये एल्डिहाइड है, तो 2 कीटो प्रोपेनॉल मिल रहा है, तो ये करेक्ट आंसर है। फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे ध्यान देना है हमें। फॉलोइंग 2 स्टेप्स, तो स्लो स्टेप है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी वो इसकी हाइयर होगी। तो जैसे इसमें तो एक्टिवेशन एनर्जी इसकी लोअर है, तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया, और इसमें एक्टिवेशन एनर्जी हाइयर है, और साथ ही ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लोअर एनर्जी आ रही है, तो ये करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है हमें। इसमें तो एक ही स्टेप दिया हुआ है तो ये भी नहीं होगा, और इसमें 2 स्टेप है, एक्टिवेशन एनर्जी तो इसकी हाइयर है इससे, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन क्या है, ओवरऑल रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। तो B इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इज सर्टेन टू रिजल्ट इन ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जब हमें स्पॉन्टेनिटी की बात होती है तो डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S से देखते हैं, और डेल्टा G शुड बी नेगेटिव फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो स्पॉन्टेनियस है अगर, तो इसमें डेल्टा H अगर नेगेटिव है तो एक तरह से ये स्पॉन्टेनिटी को फेवर कर रहा है, और डेल्टा S अगर पॉजिटिव है तभी तो ये वैल्यू ओवरऑल नेगेटिव हो पाएगी, क्योंकि टेम्परेचर तो हमेशा पॉजिटिव है। तो डेल्टा H मस्ट बी पॉजिटिव एंड डेल्टा H मस्ट बी नेगेटिव एंड डेल्टा S एंट्रोपी चेंज मस्ट बी पॉजिटिव इन ऑर्डर टू मेक द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस फॉर ऑल टेम्परेचर। तो डेल्टा H नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक, डेल्टा S पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग डिसऑर्डर। तो A इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl एट द कॉन्सेंट्रेशन C एंड एट इनफाइनाइट डिल्यूशन आर लैम्डा C एंड लैम्डा इन्फिनिटी। द करेक्ट रिलेशनशिप, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, तो कोलराश लॉ जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें गिवन रहता है वो हम यूज़ कर लेते हैं, जो लैम्डा m है दिस इज़ इक्वल टू लैम्डा m नॉट और माइनस A√C या K√C जो भी लिखते हैं। तो लैम्डा m नॉट, तो ये यहाँ पे सिमिलर एक्सप्रेशन दिख रहा है, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर।
फिनॉल व्हेन इट फर्स्ट रिएक्ट्स विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देन विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। देखो हम पहले हम अल्टीमेटली तो इसका नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाना चाहते हैं। सबसे पहले फिनॉल का हमने SO3H H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, जिसमें ये रिएक्शन थोड़ा तुम्हें याद भी रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो 2,4 पोजीशन पे SO3H ग्रुप अटैच हो जाता है और फिर फाइनली हम नाइट्रेशन, एक्चुअली हम क्या है, ये प्रॉपर जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन है। फाइनली हम जब इसको HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फिर 2,4,6 पोजीशन पे ये NO2 अटैच हो जाता है। तो अंटिल कि आपको ये प्रोसेस ध्यान हो, आप मिस्टेक कर सकते हो इसमें। तो ये प्रोसेस है। जनरली हम डायरेक्टली नाइट्रेशन नहीं करवाना चाहते हैं, इधर से हम नहीं आना चाहते हैं, टू अवॉइड ऑक्सीडेशंस। ऑक्सीडेशन को अवॉइड करने के लिए हम डायरेक्टली HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहते। पहले हम SO3H के साथ रिएक्शन करते हैं और फिर हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं। दिस इज़ द पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। द रीएजेंट विथ विच बोथ एसिटल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन रिएक्ट ईजिली। तो एसिटल्डिहाइड है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड तो फेलिंग्स के और शिफ और टोलेंस रिएजेंट इन सब के साथ रिएक्शन करेगा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है। तो जो एल्डिहाइड है, जनरली हम टोलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, ये एल्डिहाइड तो देगा, एल्डिहाइड तो ये टेस्ट देंगे, ये तीनों ही, बट कीटोन ये तीनों टेस्ट नहीं देंगे। लेकिन 2,4-DNP टेस्ट क्या है, ये जनरली कार्बोनिल ग्रुप के लिए यूज़ करते हैं हम। कार्बोनिल ग्रुप इन द सेंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम 2,4-DNP टेस्ट यूज़ करते हैं। कलर्ड प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है इसमें, तो इस कलर्ड प्रेसिपिटेट से हमें आइडेंटिफाई हो जाता है। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। Assuming 2s2p mixing is not operative, the paramagnetic species among the following is। तो अगर 2s2p मिक्सिंग ऑपरेटिव नहीं है, सबसे पहले ये समझते हैं कि 2s और 2p मिक्सिंग अगर ऑपरेटिव है, 2s2p मिक्सिंग इज ऑपरेटिव, तब क्या होता है, तब ये होता है कि जो पाई ऑर्बिटल है, देखो सिग्मा 1s और सिग्मा 1s स्टार तो अपने सेम एनर्जी पे हैं, सिग्मा 2s और सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s भी सेम एनर्जी पे है। बट जो 2p है वो अगर ऑपरेटिव है तो पाई 2p पहले आ जाता है और फिर सिग्मा 2p आता है। तो ये अगर 2s और 2p मिक्सिंग ऑपरेटिव नहीं है, व्हेन 2s2p मिक्सिंग इज़ नॉट ऑपरेटिव, तब जो जनरल ऑर्डर है वो फॉलो होगा। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2s तक तो सेम है वैल्यू, इसके बाद सिग्मा 2p आएगा, फिर पाई 2p आएगा इक्वल टू पाई 2p, और फिर पाई स्टार 2p आएगा। तो ये जनरल फिलिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो ये दोनों हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 2s2p मिक्सिंग में पाई 2p पहले आ जाता है, और अगर ऑपरेटिव नहीं है तो सिग्मा 2p जो कि पहले आना चाहिए वो आता है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें हमें पूछा जा रहा है पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, जैसे Be2 है तो बेरिलियम, इसको हम पूरा लिख ही लेते हैं, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। तो बेरिलियम मतलब हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 4 6 और 8, तो इसमें तो नहीं होंगे, इसमें 10 है, इसमें 12 है, तो 8 के बाद इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे तो 10 हो गए। अब C2 में 12 इलेक्ट्रॉन है तो 10 के बाद 11 और एक 12, तो ये कैसा आ रहा है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब 2 × 4 बोर मैग्नेटॉन ये हो जाएगा एंड पैरामैग्नेटिक स्पीसीज हो जाएगा। तो C2 विल बी पैरामैग्नेटिक इफ 2s2p मिक्सिंग वर नॉट ऑपरेटिव। इन अ पीरियड एटम विथ स्मॉलेस्ट रेडियस, जनरली जब हम पीरियड के अलॉन्ग मूव करते हैं तो पीरियड के अलॉन्ग मूव करने पे
शेल मतलब तो सेम रहता है जैसे सेकंड पीरियड में मूव कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है z की वैल्यू इंक्रीज़ होती है और z इफ़ेक्टिव भी इंक्रीज़ होता है। तो z इफ़ेक्टिव इंक्रीज़ होने से जो रेडियस है, रेडियस डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो हैलोजेंस के लिए नोबल गैस वगैरह के बारे में तो हम ज़्यादा कोवेलेंट रेडियाई डिस्कस नहीं करते हैं, तो यहाँ पे हैलोजेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम क्रिस्टलाइजेज इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल विथ 0.560 नैनोमीटर। द डेंसिटी ऑफ द मेटल इफ़ इट कंटेन्स 0.1% शॉटकी डिफेक्ट्स वुड बी। डेंसिटी फाइंड करना है। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, लेकिन हमें ये गिवन है कि 0.1%, तो पहले तो डेंसिटी निकाल लेते हैं, उसके बाद उसका कुछ 0.1% हम लेंगे। शॉटकी डिफेक्ट क्या है? शॉटकी डिफेक्ट में जनरली जो वैकेंसी डिफेक्ट है एक तरह से, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए कटायन और अनायन दोनों ही मिसिंग रहते हैं। बट इसमें तो कैल्शियम है, एटम्स ही हैं केवल, तो Ca2+ होंगे तो जो भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब मिसिंग होंगे इसमें, और Ca2+ भी कुछ कुछ मिसिंग है। मास अगर हम देखें एक सेल का, तो क्योंकि फेस सेंटर्ड है, अगर फेस सेंटर्ड है इसका मतलब है कि फेस पे एटम है, तो 6 × 1/3 + 8 × 1/8, तो ये 4 एटम हो गए कॉर्नर पे और फेस पे मिला के। 4 एटम है, एक एटम कैल्शियम का 40 मास है, अपॉन Na कर देते हैं तो ये ग्राम में आ गया। इसके बाद हमें वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम जो है वो 0.560 नैनोमीटर है, और हमें किस में फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 0.560 नैनोमीटर, दिस इज़ इक्वल टू 0.56 × 10⁻⁻9 मीटर, दिस इज़ इक्वल टू 0.56 × 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ए क्यूब हो जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू 4 × 40 अपॉन Na की वैल्यू 6। अब Na की वैल्यू इन्होंने कुछ मेंशन नहीं की है। एनीवे जो ऑप्शंस हैं वो रिलेटिवली दूर दूर हैं, तो हम Na की वैल्यू अभी कम ले रहे हैं, 6.0 × 10⁻23, और ए क्यूब तो 0.56 मतलब 56 का क्यूब इंटू 10⁻, ये -9 हो जाएगा तो -27, ठीक है। अब देखें इसको, तो ये आ रहा है 4 × 40, कुछ और कैंसलेशन करें, 4 × 40 अपॉन 6 इंटू, और ये 10⁻4 आ जाएगा, तो इंटू 10⁻4 इंटू 56 इंटू 56 का स्क्वायर, तो इनको कैंसिल कर देते हैं, 2 × 4 और ये 3 आ रहा है। अब ये तो हमें कम्प्लीटली सॉल्व करना पड़ेगा। ये आ रहा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो देखते हैं, तो 2 टाइम्स ये 28 आ जाएगा, इसको 28 है, और एक और 4 से कैंसिल कर देते हैं, तो ये 7 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ रही है 10⁵ अपॉन 21 इंटू 56 का स्क्वायर। तो अब ये तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करके अगर हम फाइंड करेंगे तो जो वैल्यू है वो लगभग 1.51 के अप्रॉक्स आ जाएगी, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नहीं तो दूसरा तरीका है कि आप x मान लो और log के टर्म में सॉल्व कर लो, x = 10⁵ 21 इंटू 56 का स्क्वायर, तो log x कितना हो जाएगा? log x इज़ इक्वल टू 5 माइनस log 21 और प्लस 2 log 56। अब log 21 क्या है? log 21 है log 7 प्लस log 3, और log 56 क्या हो जाएगा? log 56 को 8 × 7 लिख देते हैं, log 8 प्लस log 7, ठीक है। तो ये आ रहा है 3 log 7 प्लस 2 log 8 प्लस log 3। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, log 7 की वैल्यू 0.85 होती है, इंटू 3 कर रहे हैं तो 15 और 24 और 1 25 2.55 प्लस
log 8.9 है तो 0.9 इंटू 2 1.8 और ये 0.48। तो यहाँ से वैल्यूज़ आ जाएगी 8 और 5 13 और 1 4 1 5 8 5 13 और 5 17 1 2 तो 4 तो 4.73 5 माइनस 4.73 एक सेकेंड 8 और 8 5 13 तो 1 आ रहा 4 1 5 5 13 और 5 18 4.83 वैल्यू आ रही है। तो 5 माइनस 4.83 तो ये अराउंड 0.17 आ रहा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 10 टू द पावर 0.17। तो ये जो वैल्यू है ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5 1.4 इधर आ जाएगी। तो कैसे भी सॉल्व कर सकते हो लॉग लेके या फिर सीधा सीधा डिवाइड कर दो मल्टीप्लाई करके, एनीथिंग यू कैन डू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है एट अ डेफिनेट टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन वाज फाउंड टू बी 81। केसी हमें पता है, रिएक्शन गिवन है a + b से 2c और केसी है इसके लिए 81। स्टार्टिंग विथ 1 मोल a एंड 1 मोल b द मोल फ्रैक्शन ऑफ c एट इक्विलिब्रियम। तो हमें वॉल्यूम तो मेंशन नहीं किया हुआ है, तो अभी हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से वॉल्यूम इज़ कुछ नहीं गिवन है तो हम वॉल्यूम 1 लीटर मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये इनिशियली अभी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, ये 0 है, -x होगा -x होगा प्लस 2x आ जाएगा, 2x 1 -x 1 -x। तो वॉल्यूम 1 लीटर ले रहे हैं तो यही इसकी मोलैरिटी भी यही हो जाएगी। तो अब हम केसी यूज़ कर सकते, केसी इक्वल टू 2x का स्क्वायर और अपॉन 1 - x का स्क्वायर। तो वैल्यू भी अच्छा दिया हुआ है, 81 दिया हुआ है, तो रूट ले लेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 इक्वल टू 2x अपॉन 1 - x। इसको अगर हम देखें तो ये आ रहा है 9 - 9x इक्वल टू 2x, x इज़ इक्वल टू 9 अपॉन 11। तो x 9 अपॉन 11 आया। अब हम देखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ c चाहिए। दिस इज़ इक्वल टू मोल ऑफ c अपॉन टोटल मोल। मोल ऑफ c क्या है? मोल ऑफ c इज़ 2x। टोटल मोल्स कितना है? तीनों का सम करेंगे तो x to x कैंसिल हो जाएगा तो 2। दिस इज इक्वल टू x। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ c इज x विच इज़ इक्वल टू 9/11। देयरफॉर 9/11 इज द करेक्ट आंसर। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है CO3+ इज स्टेबिलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड्स वाइल CO2+ इज स्टेबिलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये तो गलत है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग फील्ड में ज़्यादा स्टेबिलाइज होंगे। 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस ऑफ PD2 एंड आर पैरामैग्नेटिक, तो ये तो ज़रूरी नहीं है। NiCN4 4 माइनस, एक्चुअली ये डायमैग्नेटिक होगा। NiCN4 4 माइनस एंड NiCO4 आर टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लैनर। NiCN4 में जनरल CN जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो निकल 2+ है, 3D8 कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें पेयरिंग हो जाएगी और ये DsP2 बना लेगा। इसकी वजह से ये स्क्वायर प्लैनर होगा, ना कि टेट्राहेड्रल होगा। एक ही ऑप्शन सही दिख रहा है अब हमें। Ni2+ आयन डज नॉट फॉर्म इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। कैसे बनाएगा? बना ही नहीं सकता है क्योंकि इसके पास 2 d ऑर्बिटल फील्ड नहीं है। Na2+ ion does not form inner orbital octahedral complex in presence of weak field ligands। तो weak field ligand में octahedral complex ऐसे भी 3D8 है, तो ये इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो नहीं बना पाएगा। और गिवन ऑप्शन में से यही थोड़ा ठीक ऑप्शन लग रहा है, तो इसको भी हम करेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग Mn हैज़ हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें अगर हम देखें तो +6 आ रही है, 4 2 जा 8 और ये -8 और +2 तो -6 आ जाएगा, तो ये +6 आ जाएगा। इस पर +4 आ रहा है, इस पर +7 आ रहा है और इस पर कितना आ रहा है? इस पर 4 2 जा 8, तो ये -8 हो जाएगा और 3x, तो x बराबर -8/3, तो +8/3, तो ये वैल्यू आ जाएगी। C में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। द ईज़ ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो जैसे एक हम 3 डिग्री अल्काइल ले रहे हैं, डिहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन निकल रहा है और कुछ भी हैलोजन निकल रहा है HX। तो जब हम यहाँ से जब हाइड्रोजन डिपार्ट करेगा, कुछ भी ETO- लेट से ETO- है, तो ये जो स्पीसीज़ फॉर्म होगी, ये स्पीसीज़
एल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा होगा यहाँ पे। तो एल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट अगर बन रहा है तो फिर हम जेटसिव रूल से थोड़ा देखेंगे कि कौन ज़्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगा। तो 3 डिग्री एल्कीन ज़्यादा स्टेबल बनेगा दैन 2 डिग्री दैन 1 डिग्री, मतलब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड से ज़्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगा। द इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कार्बोनेट, और ये सब ध्यान रखना पड़ेगा आपको। कैल्सिनेशन करते हैं सबसे पहले। इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शंस, ए का रिएक्शन कराया तो NaCl बना है। अब देखो रिएक्टेंट में सब कुछ दिया हुआ है, ए में क्या होना चाहिए, जो Na फॉर्म हो, ए मस्ट कंटेन Na। अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो H3BO3 में तो Na है ही नहीं, सोडियम है ही नहीं, B2H6 में है ही नहीं, B2O3 में है ही नहीं। तो फिर अपने पास एक ही ऑप्शन यहाँ पे बचता है और वो है A। तो A करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी रिएक्शंस आपको खुद ही करना पड़ेगा। जैसे X अब तो सब कुछ ही आ जाएगा। Na2B4O7 बोरैक्स है, बोरैक्स के साथ हम HCl और H2O का रिएक्शन करा रहे हैं तो H3BO3 फॉर्म हो रहा है। हीटिंग कर रहे हैं तो एक H2O निकल गया, H2O निकल जाएगा तो फिर HbO2 बन गया, और इसको फिर हीट कर रहे हैं तो 2 HbO2 से फिर H2O निकल रहा है, और H2O निकलेगा तो फिर से B2O3 बन जाएगा। तो इस तरह से आप रिएक्शन प्रोसीड कर सकते हो। प्लेस द फॉलोइंग अल्कोहल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिहाइड्रेशन विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो हम सारे स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये तो 2 डिग्री अल्कोहल दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ऐसा, और 1 2 3 4th किसी भी पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे यहाँ पे OH है। सेकेंड अगर हम देखें तो ये कार्बन है और 1 2 3 4 5 कार्बन है, यहाँ पे एक ग्रुप ऐसा लगा हुआ है और इसी पे OH भी लगा हुआ है। तो ये 3 डिग्री अल्कोहल है। सेकंड वाला 3 डिग्री अल्कोहल है तो रेट थोड़ी फास्टर होगी। थर्ड वाले को देखें तो थर्ड वाला भी 3 डिग्री ही दिख रहा है, OH है यहाँ पर, और फिर C के साथ CH3 है ग्रुप ऐसा। तो ये तो और फास्ट होगा, इसमें टेट्रा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन बनेगा। तो अगर टेट्रा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन बन रहा है तो फिर ये और ज़्यादा फास्ट होगा, मतलब 3 सबसे ज़्यादा फास्ट होगा। इसको अगर हम देखें तो इसमें अगेन केवल 1 2 3 4 5 6 कार्बन और 1 2 3rd पोजीशन पे OH लगा हुआ है, और इधर एक एल्काइल ग्रुप और है। तो इसमें भी इधर ही मोस्टली फॉर्म होगा। तो ट्राई सब्सटीट्यूटेड है, ये भी ट्राई सब्सटीट्यूटेड ही है, लेकिन ये जो है ये 3 डिग्री पे अटैच्ड है, तो इसका रेट इन दोनों में फास्टर होगा। मतलब अगर हम A है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है, तो 2 जो होगा वो ज़्यादा फास्टर रिएक्ट कर रहा होगा फोर्स। और ये तो 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री तो सबसे कम रेट से रिएक्ट करेगा। तो सबसे ज़्यादा 3 दिख रहा है यहाँ पे, 3 then 2 then 2 3 2 3 2 फिर 4 और 5 जो है वो सबसे लास्ट में आएगा। तो फिर ये हो जाएगा 3 2 4 1 और फिर 5, तो ये हो जाएगा। हाउ मेनी इनोल्स एग्जिस्ट फॉर 3 हेक्सेनोन? 3 हेक्सेनोन है, और अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, लेकिन दोनों सिमिलर ही है। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, तो जब यहाँ पे रिमूवल होगा तो OH इनोल फॉर्म होगा। अब ये इनोल, ये तो हमने ऐसे बनाया है, एल्काइल ग्रुप को अपोजिट रखा है। ऐसा भी हो सकता था कि एल्काइल ग्रुप सेम साइड में आ जाएं और OH इधर आ जाए। तो सिस ट्रांस या EZ दोनों पॉसिबल है, इसमें EZ दोनों पॉसिबल है, तो 2 इधर से और 2 इधर से, तो टोटल 4 बन जाएंगे। ठीक है। एडेनिन अब एडेनिन, ये सब आपको स्ट्रक्चर अगर याद है तो कर सकते हो, नहीं याद है तो फिर ये सब क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्व नहीं होंगे। एडेनिन इज़ वन ऑफ द 2 प्यूरिन बेसेस इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। द मॉलिकुलर फार्मूला, तो मॉलिकुलर फार्मूला अब नहीं पता अगर तो फिर दिक्कत हो जाएगी, जनरली याद नहीं रहता है हमें। तो अब तो क्वेश्चंस आ रहे हैं अगर, और टाइम है आपके पास,
तो एक बार आप देख सकते हो। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, 2 एरोमेटिक रिंग्स हैं इसमें, N डबल बॉन्ड C और NH। तो टोटल 5 कार्बन है और 5 नाइट्रोजन है और 5 हाइड्रोजन है। तो X की जो वैल्यू होगी वो 5 आ जाएगी। 30 ml of 0.1 मोलर KI एंड 10 ml of 0.2 मोलर AgNO3 आर मिक्सड। मिक्सिंग करेंगे तो AgI प्रेसिपिटेट हो जाएगा यहाँ से। द सॉल्यूशन इज देन फिल्टर्ड आउट अज्यूमिंग नो चेंज इन टोटल वॉल्यूम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी। तो Ag प्लस और I माइनस एक्वस, ये दोनों को जब ऐड करोगे साथ में तो फिर AgI प्रेसिपिटेट होगा। अब दोनों के मोल्स देख लें। I माइनस यहाँ पे 3 मिलीमोल है और 10 इंटू 0.2 ये 2 मिलीमोल है Ag प्लस। -2 प्लस 2 तो ये आ गया 1 मिलीमोल। और ये तो इसको तो ये तो सॉलिड है, इसको हटा ही देते हैं, ये 0। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें चाहिए मोलैलिटी। तो मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए, टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट। टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट अगर हम देखें तो अपने पास I माइनस का 1 मिलीमोल है, प्लस अपने पास सोल्यूट क्या क्या है, K प्लस है, K प्लस सोल्यूट है, I माइनस प्रेजेंट है और Ag प्लस तो सारा प्रेसिपिटेट हो गया, NO3 माइनस प्रेजेंट है। तो K प्लस है 3 मिलीमोल और NO3 यहाँ से आ रहा है 2 मिलीमोल। तो ये टोटल मिलीमोल, इतने मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट हैं। तो मोलैलिटी क्या आ जाएगी, 3 2 5 6 मिलीमोल अपॉन, और टोटल वॉल्यूम 30 और 10 40 मिलीलीटर, मतलब 40 ग्राम। 40 ग्राम तो केजी में कन्वर्ट कर दे तो ये 40 इंटू 10 टू द पावर -3 kg हो जाएगा। ये 6 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल हो जाएगा। तो ये 6/40 मोलल आ गया। अब हमें बोला है कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो अब हमें I फैक्टर के को लेने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने इंक्लूड कर लिया है ऑलरेडी। तो डेल्टा TF इज़ इक्वल टू KF इंटू M। KF हमें पता है 1.86 गिवन है। मोलैलिटी कैलकुलेट कर लिया 6/40। तो ये सॉल्व कर लिया, 3 3 9 9 27 2.79, दिस इज़ इक्वल टू 0.279। तो 2 ही डेसिमल प्लेस तक लेना रहता है हमें, तो 0.28 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व 0.1 ग्राम लेड क्लोराइड टू गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन KSP दिस। अब हमें क्या करना है, हमें PbCl2 जो है इसको कम्प्लीटली सॉल्यूबल करना है। PbCl2 सॉलिड है और ये जब सैचुरेट होगा तो Pb2 प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस बनेगा। तो ये 0.1 ग्राम गिवन है। तो कंप्लीट अगर कंज्यूम हो जाएगा तो हम पहले इनके मोल्स निकाल लेते हैं। अगर इसको कंप्लीट कंज्यूम कराना है तो इसके मोल्स कितने हैं पहले ये देखते हैं। 0.1 ग्राम अपॉन Pb का मास दिया हुआ है 207, Cl 35.5 है तो Cl2 है तो 71 आ जाएगा। तो ये 278 आ रहा है, तो 278 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो Pb2 प्लस जो है ये हमें चाहिए 0.1 बाई, क्योंकि ये जब कंप्लीट मोल्स में आ जाएगा तो 278 इतने मोल Pb2 प्लस के 0.2 इंटू 278 मोल Cl माइनस के, तो दोनों के मोल्स आ गए। ठीक है, अभी हमें ये पूछा है कि वॉल्यूम क्या होगा, तो हम मान लेते हैं कि वॉल्यूम V है। अगर वॉल्यूम V है तो इसकी मोलैरिटी ये हो जाएगी, है ना, ये मोलैरिटी इनकी लिख रहे हैं हम। तो मोलैरिटी आ गई इसकी, और इसको भी V से डिवाइड कर देते हैं। तो ये दोनों मोलैरिटी आ गई। तो क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड है तो KSP इक्वल टू Pb2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और इंटू Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। Pb2 प्लस 0.1 अपॉन 278 इंटू V, Cl माइनस दिया हुआ है 0.2 अपॉन 278 इंटू V का स्क्वायर।
तो वैल्यू कुछ ज़्यादा बड़ी आ रही है, बट देखते हैं अभी। KSP है 3.21 इंटू 10⁻⁸, 3.21 इंटू 10⁻⁸, दिस इज़ इक्वल टू 0.1। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 0.1 का क्यूब है अपॉन 278 का क्यूब और v क्यूब, तो 4 को इधर ही भेज देते हैं, ये लगभग 0.8 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, तो ये 8 इंटू 10⁻⁹ आ रहा है, और इसका होल 1/3 कर देते हैं, तो ये वैल्यू 0.1 अपॉन 278v आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करें तो ये 2 इंटू 10⁻³ आ रहा है, दिस इज़ इक्वल टू 0.1 अपॉन 278v। यहाँ से v जो है ये आ जाएगा 0.1 बाई 278 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻3, तो 10⁻³ ऊपर गया तो ये 100 बन जाएगा बस। तो 100 इंटू, अभी ये लीटर में है तो इसको 1000 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मिलीलीटर में वैल्यू अच्छी है। तो 2 टाइम्स कैंसिल करो तो ये 500 आ रहा है। अब 278, तो 278 अपॉन 500 चाहिए, तो ये एक बार में गया, एक नहीं दो बार में आ जाएगा। तो 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15, नहीं आएगा, 250 से ज़्यादा है, तो 1 और 278 टाइम्स, तो 8 2 10, 7 2 9 और 2 1 2 2 4 0.0, तो 278, अब ये अराउंड 8 टाइम्स जाएगा। हम्म 1.8 टाइम्स आ रहा लगभग, तो ये 1.8, अच्छा इंटू 100 भी तो है, तो एक प्लेस और आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये 1.81, या अगर हम अप्रॉक्सीमेटली देखें तो 180 ml के पास आएगा, बट ये आंसर क्लेम करना थोड़ा मुश्किल है। 181, 182 कुछ भी ऐसा आंसर हो सकता है। तो इन्होंने कुछ लिखा है क्या, बाय राउंडिंग अप टू नियरेस्ट होल नंबर, तो नियरेस्ट होल नंबर पे राउंड ऑफ करेंगे तो 180 ml आंसर आ जाएगा। नहीं, तब भी गड़बड़ हो सकती है ना, क्योंकि 181.2 आ गया अगर, तो आपको 181 क्लेम करना पड़ेगा। तो एक बार डिवाइड करके हम चेक कर लें, तो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर कर दें। तो इन्होंने जो आंसर दे रखा है दैट इज़ 180 ml। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर सलाइन हाइड्राइड्स। CH4 तो हाइड्राइड ही नहीं है, H- नहीं, H+ है। NaH है एक सलाइन हाइड्राइड, HF अगेन नहीं होगा, CRH नहीं होगा, ये सब इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स हैं। ये तो LiH है, CaH2, तो ये सब आंसर हो जाएंगे। जनरली जो सलाइन हाइड्राइड्स होते हैं वो एल्कली या फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ बनते हैं। अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस। अच्छा, तो इसका आंसर 3 अभी हम क्लेम कर रहे हैं। CRH ट्रांजिशन मेटल है तो उसके साथ जनरली फॉर्म नहीं करेगा। वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम है, फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस, ejected electron is further accelerated by potential difference of 2 volt, then final kinetic energy of electron is found to be this. If threshold energy of the metal is psi electron volt, then find the numerical value of 8 psi. हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो सबको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। एंगस्ट्रॉम है, मतलब दिस इज़ 300 नैनोमीटर, तो एनर्जी कितनी आई है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन 300 नैनोमीटर। ये अपनी एनर्जी ऑफ फोटोन है जो सप्लाई की है, नैनोमीटर कैंसिल हो गया, ये 0, तो ये 10 टाइम्स 3 4 जा 12, 1 3 10, तो 41.3, तो ये 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आई है। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है 8 इंटू 10⁻⁻19 जूल, 8 इंटू 10 काइनेटिक एनर्जी है 8 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और जूल हमें पता है कि इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है, 1685, तो ये 5 टाइम्स आ रहा है, दिस इज़ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट से इसको और मतलब एक्सेलरेट करने के बाद ये वैल्यू आ रही है। तो जो काइनेटिक एनर्जी मतलब
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आ रही है, जो के मैक्स अगर हम लिखते हैं जिसको, वो के मैक्स हो जाएगा 5 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये 2 तो हमने फर्दर उसको एक्सेलरेट किया है, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मैक्स है। अब हम आइंस्टीन इक्वेशन या फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं, साई प्लस के मैक्स। तो ई हमें गिवन है 4.13, साई हमें पता है, साई कितना गिवन है हमने कैलकुलेट किया, वही तो फाइंड करना है। के मैक्स है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, साई यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस, तो ये 1.13 आ रहा है। अब हमें चाहिए 8 साई, दिस इज़ इक्वल टू 8 इंटू 1.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज़ इक्वल टू 8 या 24, 2 10, 8 का 8 और 1 9, 9.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगेन इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है, इन्हें लिखना चाहिए था कि राउंड ऑफ टू समथिंग, राउंड ऑफ टू, अभी हम नियरेस्ट इंटीजर ले रहे हैं तो आंसर 9 आ जाएगा। तो होपफुली आपको चीज़ें क्लियर होंगी। हम नेक्स्ट डिस्कशन में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।